जब भी आपकी संपत्ति या अधिकारों का विवाद होता है और आप उस विवाद को सुलटाना चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट में जाते हैं। सिविल कोर्ट में जाकर आप अपने मामले को कैसे शुरू करते हैं, आपको क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, इसी के बारे में फंडामेंटल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग इन ए सिविल सूट, यही हम आज वीडियो में बताने वाले हैं। सिविल कोर्ट को जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप जाकर देते हो वह एक प्रार्थना पत्र जैसा होता है जिसे हम प्लेंट कहते हैं। तो जो भी आपने सिविल कोर्ट को सबसे पहला प्रार्थना पत्र दिया वह प्लेंट हुआ, यानी आपकी मुश्किल, आपके अधिकारों का हनन और मांगी गई रिलीफ्स, इन सब का लिखित निवेदन आपने कोर्ट से किया। इससे मुकदमे की शुरुआत होती है। क्योंकि यह कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ प्लेंट लिखने के अपने विशिष्ट नियम होते हैं जो सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 5, 6 और 7 में लिखे हुए हैं। जब भी प्लेंट लिखें तो सीपीसी का यह भाग खोलकर सामने रख लें। सही प्लेंट में भाषा साफ हो, घटनाएं क्रमवार हों और इसके साथ ही आपको सिद्ध किए जा सकने वाले, प्रूव किए जा सकने वाले रिकॉर्ड भी साथ लगे हों जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में होते हैं। जब आप ये सारी चीज सही क्रम से लगाकर अदालत के सामने रखते हैं तो अदालत को तुरंत लगता है कि हाँ, मामला न्याय करने के योग्य है। सिविल मामलों में एक विशेष नाम होता है कॉज ऑफ एक्शन। हर प्लेंट का केंद्र कॉज ऑफ एक्शन होता है। सरल भाषा में वे घटनाएं जिनमें जहां जहां प्लेंटिफ को हानि पहुंची, डिफेंडेंट के द्वारा वह हानि पहुंचाई गई और जिन घटनाओं के कारण वह प्लेंटिफ अदालत तक आया, ये सब कॉज ऑफ एक्शन कहलाते हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाने का कारण कॉज ऑफ एक्शन होता है। इसे तारीखों और प्रसंगों सहित कहानी की तरह लिखा जाता है ताकि पहली नजर में ही विवाद का पूरा नक्शा कोर्ट के सामने आ जाए और फिर कोर्ट बिना समय गंवाए सही इश्यूज तय कर सके। इश्यूज होते हैं दोनों पार्टीज के बीच विवाद का वह बिंदु जिस पर दोनों पार्टीज का स्टैंड एक दूसरे के खिलाफ होता है, यानी कि विवाद के बिंदु कौन से होते हैं, वही इश्यूज होते हैं। प्लेंट में अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन का। जुरिस्डिक्शन का अर्थ है यह अधिकार की कौन सी कोर्ट इस मामले को सुन सकती है, और यह जुरिस्डिक्शन कई तरह का होता है। टेरिटोरियल हो सकता है, पेक्यूनियरी हो सकता है या सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ हो सकता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब उस एरिया की कोर्ट जिस एरिया में विवाद स्थित है। ऐसा नहीं कि विवाद दिल्ली में स्थित है और आप बिहार की कोर्ट में जाकर मामला दाखिल कर दें। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कम मूल्य के झगड़े छोटी कोर्ट सुनती है और अधिक मूल्य के मामले जो होंगे वो बड़ी कोर्ट में जाएंगे। तो आपको झगड़े के विषय के मूल्य के अनुसार अपनी प्लेंट में लिखना होगा यह किस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के सामने जाना चाहिए। आप झगड़े को अनंत काल तक बनाए नहीं रख सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन वह सीमा होती है जिसके भीतर मुकदमा दायर करना अनिवार्य है, वरना केस अपने आप खारिज हो जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन गुजर जाने के बाद आप कोर्ट में केस नहीं शुरू कर सकेंगे। सही कोर्ट चुनना और समय सीमा के भीतर चुनना, समय सीमा का पालन करना, यही प्लेंट की वैधता, उसकी लीगलिटी की बुनियाद है। प्लेंट में यह लिखना जरूरी है कि जुरिस्डिक्शन के अनुसार फाइल किया गया है और यह भी लिखना जरूरी है कि लिमिटेशन पीरियड के भीतर है, तभी कोर्ट उस मामले को हाथ में लेता है। अगली चीज, प्लेंट के साथ हमेशा एक एड्रेस फॉर्म लगाया जाता है, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के रहने का स्थान लिखा जाता है ताकि जब जरूरी हो तो दोनों को समन वगैरह सही स्थान पर भिजवाया जा सके। इसकी सरल परिभाषा यही है कि हर कोर्ट की नोटिस सही जगह पहुंचे, इसलिए हर पता, पहचान और संपर्क स्पष्ट होना चाहिए। यदि प्लेंट में यहां चूक कर दी गई, एड्रेस गलत लिखा गया तो बाद में सर्विस में अड़चन आती है, तब फिर अखबार वगैरह में छपवाकर डिफेंडेंट की सर्विस करवाई जाती है। डिफेंडेंट की सर्विस का मतलब है कि कोर्ट का समन डिफेंडेंट तक भेजा जाता है। प्लेंट में केवल बहुत मूल बातें ही लिखी जानी चाहिए और उनका वेरिफिकेशन भी किया जाना चाहिए। सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 2 कहता है कि प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट्स ही लिखे जाएं, एविडेंस और लॉ ना लिखा जाए। मटेरियल फैक्ट्स का सादा अर्थ है वे आवश्यक तथ्य जिनके बिना दावा खड़ा ही नहीं हो सकता। एविडेंस और लॉ डिस्कशन के बाद के चरणों के लिए होते हैं।
इसी ऑर्डर 6 का रूल 15 कहता है कि प्लेंट का वेरिफिकेशन किया जाना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन मतलब प्लेंटिफ यह लिखकर हस्ताक्षर करेगा कि जो कहा गया है वह उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। इसी वेरिफिकेशन के बाद प्लेंट को भरोसेमंद और स्वीकार योग्य माना जाता है। ऑर्डर 7 में लिखा हुआ है कि प्लेंट के क्या अनिवार्य तत्व होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 1 बताता है कि एक सही प्लेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। कोर्ट का नाम होना चाहिए, पार्टियों का पता होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, जुरिसडिक्शन, लिमिटेशन, वैल्यूएशन और कोर्ट फीस, रिलीफ तथा भरोसे के डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगी होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब है कि दावे का वह मापदंड जिस पर कोर्ट फीस और सुनवाई का आधार तय होता है। यह एडवोकेट्स का काम है और वे इसे निश्चित नियमों के अनुसार करते हैं। कोर्ट फीस वह शुल्क होता है जो हर प्लेंटिफ से लिया जाता है। कोर्ट फीस माने कोर्ट द्वारा मुकदमा सुनने की फीस। कोर्ट फीस को प्लेंटिफ द्वारा किए गए वैल्यूएशन के आधार पर अदा किया जाता है। रिलीफ्स वे आदेश होते हैं जो अदालत से मांगे जाते हैं कि हमें दीजिए, ताकि न्याय करने में फिर आगे कोई तकनीकी बाधा ना रहे, जिससे डिफेंडेंट के द्वारा किया गया आक्रमण निष्प्रभावी हो जाए। अगली चीज आती है रिलीफ्स और मीन प्रॉफिट्स। रिलीफ्स को लिखने के लिए बहुत सटीक भाषा प्रयोग की जाती है। कई बार मुकदमे लंबे इसीलिए चलते हैं कि कोर्ट को पता ही नहीं चल पाता है कि प्लेंटिफ ने क्या रिलीफ मांगा है। तो आपको कोर्ट से क्या प्रेयर करनी है, क्या उनसे आपको अनुदान चाहिए, वह आप बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखेंगे। अगला शब्द है मीन प्रॉफिट्स, जिसे लिखा तो मैसने प्रॉफिट्स जाता है, लेकिन अंग्रेजी में सही उच्चारण मीन प्रॉफिट्स होता है। इसका सरल अर्थ है जिस अवधि के लिए डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की संपत्ति अपने पास रखकर प्लेंटिफ को उसके उपयोग से, उसके लाभ से वंचित किया है, उस वंचना का मुआवजा। इंटरेस्ट के लिए प्री सूट, पेंडेंटे लाइट और फ्यूचर अवधि वाला सभी प्रकार का मीन प्रॉफिट मांगा जाता है, ताकि अदालत उचित दर और अवधि निर्धारित कर सके। इसके साथ साथ प्लेंट में कुछ इंटरिम मेजर्स भी होते हैं, जैसे इंटरिम इंजंक्शन होती है या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होता है। जब तत्काल सुरक्षा चाहिए, मुकदमा पूरी तरह डिसाइड होने से पहले मुकदमे के दौरान के लिए जो रिलीफ मांगा जाता है उसे इंटरिम रिलीफ कहते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन भी एक इंटरिम रिलीफ है, पूरे मुकदमे का निर्णय आने से पहले दी गई अंतरिम राहत, ताकि मुकदमा तय होते होते पार्टी स्वयं बर्बाद ना हो जाए। एक अन्य टर्म होती है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इसका सहज अर्थ है कि फैसला आने से पहले ही डिफेंडेंट संपत्ति को कहीं इधर उधर ना कर दे, तो उस पर कोर्ट की पकड़ बना दी जाए, ताकि डिफेंडेंट उसे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर ना ले जा सके। मकान हो तो उसको बेच ना दे, संपत्ति हो तो उसको इधर उधर ना कर दे और डिक्री इससे बेअसर हो जाए। इनकी जरूरत और आधार प्लेंट की कहानी में स्वाभाविक रूप से दिखना चाहिए, ताकि अलग एप्लीकेशंस को ताकत मिल सके। अब हम विचार करते हैं प्लेंट के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। डॉक्यूमेंट्स वे हों जिनमें प्लेंट के दावे का समर्थन झलकता हो। प्लेंटिफ ने कहा मेरा घर है, तो घर की सील डीड वह डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जो दावा किया गया है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट उसमें साथ लगाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा इंडियन एविडेंस एक्ट के समान लेकिन कुछ अलग अलग नियम लागू होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की शर्त यही है कि जिस डिवाइस या सिस्टम से रिकॉर्ड निकला हुआ है उसकी विश्वसनीयता का संक्षिप्त प्रमाण पत्र साथ में लगाया जाए, ताकि एडमिसिबिलिटी में अड़चन ना आए और ट्रायल में समय बच जाए। पहले यह सर्टिफिकेट 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट में लगाया जाता था, अब यह सर्टिफिकेट सेक्शन 63 VSA में लगाया जाता है। अब आपको आखिर में यह भी देखना चाहिए कि आपको प्लेंट में क्या लिखना नहीं चाहिए। जैसे क्रॉस में जरूरी होता है कि क्या नहीं पूछना है, वैसे ही मुकदमे में जरूरी होता है कि प्लेंट में क्या नहीं लिखा जाना है। CPC ने कठोरता से कुछ बातों को वर्जित किया है। प्लेंट कानूनी बहस का मंच नहीं है, इसलिए यहाँ पर लॉ डिस्कशन और विस्तृत केस लॉ लिखने की मनाही है। एविडेंस का पूरा ब्यौरा भी यहाँ नहीं लिखा जाता
केवल मटेरियल फैक्ट्स और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स का संकेत पर्याप्त होता है। विशेषणों, अनुमान आधारित आरोपों और असंगत दावों के प्रयोग से प्रिंट की भाषा भड़कीली तो हो सकती है, पर प्रिंट अपने आप में कमजोर हो जाती है। अदालत सीधी, संतुलित और तथ्यों के ऊपर आधारित प्रिंटिंग ही पसंद करती है। अंत में हमारा एक नतीजा निकलता है, एक अच्छी प्रिंट वही होती है जिसमें परिभाषाएं भी पूरी होती हों और तत्व भी पूरे समाये हुए हों। प्रिंट क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्यों बना, कौन सी कोर्ट सुन सकती है, समय सीमा का पालन हुआ या नहीं हुआ, पते ठीक ठीक लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, मटेरियल फैक्ट्स लिखे गए हैं ना, वेरिफिकेशन तो ठीक से हुआ है ना, वैल्यूएशन और कोर्ट फीस भी सही से लिख दिए हैं ना, रिलीफ्स और इंटरिम उपाय समझने के योग्य हैं ना, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बुनियादी शर्तें क्या प्रिंटिव ने पूरी कर दी हैं। यही सब बातें आपको उसमें देखनी है। सही संतुलन, स्टाइल का प्रवाह और सबस्टांस की सटीकता आपके केस को शुरुआत से मंजिल की ओर ले जाता है। यदि हमारे व्यूअर्स और यंग एडवोकेट्स इन बातों को शुरुआत में ही सीख लेंगे तो कभी भी गलत प्लीडिंग से अपना नुकसान नहीं करवाएंगे और वे हमेशा विजय की ओर अग्रसर होंगे। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।